नमस्कार, हमारे इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं, जो कि एक पार्ट ऑफ ग्रामर माना जाता है इसको भी। हालाँकि ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब की तरह नहीं होता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या होता है? आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। हम आपको आज के वीडियो में ये बताएँगे कि इडियम्स क्या होता है और फ्रेजेस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और दूसरी चीज़ ये बताएँगे कि इडियम्स और फ्रेजेस का यूजेस कहाँ है, मतलब क्यों पढ़ते हैं इसको। तो सबसे पहले हम आपको सब कुछ बताएँगे, लेकिन सबसे पहले आपके लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे वीडियोस के ऐसे नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समझते हैं कि क्या होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। सबसे पहले आपको ये समझाया गया होगा कि जो इडियम्स होता है ना, उसको हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्यांश। अब ये वाक्यांश का होता है। और दूसरी चीज़ फ्रेज, तो फ्रेज और इडियम्स हमेशा दोनों साथ में ही रहते हैं, जहाँ इडियम्स वहाँ फ्रेजेस। तो इडियम्स और फ्रेजेस का दोनों का मतलब अलग अलग होता है, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि इडियम्स क्या होता है। तो देखो, इडियम्स जो होता है ना, वो वाक्यांश होता है। वाक्यांश का मतलब क्या होता है? देखो, अगर वाक्यांश को हम लोग ब्रेक डाउन कर दें तो ये बन जाएगा मेरा वाक्य और दूसरा बन जाएगा अंश। यानी कि अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें तो वाक्य को इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस और अंश को कहते हैं इंग्लिश में पार्ट। यानी कि जो सेंटेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं वाक्यांश, और वाक्यांश को इंग्लिश में कहते हैं इडियम्स। तो ये कन्फ्यूजन आपके माइंड में बहुत दिन से बना रहा होगा कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं इसको। तो ये तो जानेंगे ही, लेकिन इसके पहले हम इसका कुछ मतलब भी समझ लेते हैं। वाक्यांश का मतलब होता है सेंटेंस प्लस पार्ट, यानी कि जो सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको बोलते हैं इडियम्स। इडियम्स अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इडियम्स को बोल दो और आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप केवल इडियम्स को यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये किसी सेंटेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ही होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के तौर पे आपको समझाया, अभी मैं एक एक करके सारे एग्जांपल्स को अच्छे से समझा दूंगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा सेंटेंस प्लस पार्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वाक्यांश क्या होता है। वाक्यांश को हम लोग तोड़ कर भी समझ सकते हैं कि वाक्य प्लस अंश, यानी कि सेंटेंस का ही पार्ट होता है। जैसे आपको एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोलते हैं तो उस सेंटेंस में कोई एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसी को हम लोग वहाँ से निकाल लेते हैं और उसको हम लोग बना देते हैं इडियम्स। अब इडियम्स का आगाज कहाँ से हुआ, ये भी आपके माइंड में सवाल उठ रहा होगा कि इडियम्स कहाँ से आया। तो इडियम्स कहाँ से आया ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ, आपको पता होगा कि विलियम शेक्सपियर के बारे में बहुत सारे लोगों को जानते होंगे। आप भी जानते होंगे कि विलियम शेक्सपियर कौन थे। उन्होंने अपने ड्रामा में बहुत सारे इडियम्स का यूज किया है, और उन्होंने जब यूज किया तो उनको नहीं पता था कि आने वाले 200, 250, 300 साल में हमारे सेंटेंस का जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो इडियम्स बनने जा रहे हैं। तो आज भी इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी इडियम्स, इंपॉर्टेंट इडियम्स माने जाते हैं या कहावतें मानी जाती हैं, वो शेक्सपियर के ड्रामा से ही लिया गया है। चाहे वो एथेलो हो, चाहे वो मैकबेथ हो, किंग लियर हो, जूलियस सीजर हो, मर्चेंट ऑफ वेनिस हो। बहुत सारे ड्रामाज हैं शेक्सपियर के जिन्होंने, यानी कि जिसको बहुत लोगों ने पढ़ा और वहाँ से कुछ इडियम्स को निकाला, और आज के युग में सारे इडियम्स फेमस हैं। तो यहाँ पर मैंने जितने इडियम्स के बारे में बात किया है, वहाँ से कोई भी इडियम शेक्सपियर का नहीं है, क्योंकि शेक्सपियर का इडियम थोड़ा टफ हो जाता है। वो हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया गया है। देखो, एग्जाम्स में कुछ ऐसे प्रकार के इडियम्स आते हैं, उसका कुछ हिंदी आपको दिया रहेगा। हिंदी नहीं देता है, इंग्लिश। कभी भी पेपर में हिंदी नहीं देता है, केवल इंग्लिश टू इंग्लिश दे देगा। आपको टिक लगाना रहेगा कि इसका कोई एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताओ। इसीलिए मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है और हिंदी में भी लिख दिया। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, और इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो भी आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे इडियम्स का हिंदी और इंग्लिश दोनों में मतलब समझते हैं विद एग्जाम्पल। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एट सिक्सेज एंड सेवन्स। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा कंफ्यूज्ड पर्सन, यानी कि जो सिक्सेज और एट सिक्सेज एंड सेवन्स का मतलब होता है इंग्लिश इडियम्स में, उसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड पर्सन। मतलब आपको अगर किसी से बोलना है कि आप बहुत कंफ्यूज पर्सन हो राइट नाउ, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कि यू लुक लाइक एट सिक्सेज एंड सेवन्स। दूसरा मतलब क्या होता है कि स्कैटर्ड थिंग्स, यानी कि कोई चीज़ है जो बिखरा हुआ है। जैसे आप अपने कमरे में गए और आपने देखा कि कोई छोटा बच्चा वहाँ पर गया और आपके सारे बुक्स को स्कैटर कर देता है, यानी कि बिखेर देता है, इधर उधर फेंक देता है। उसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि जस्ट एज आई एंटर माई क्लासरूम और जस्ट एज आई एंटर माई रूम आई सॉ दैट माई ऑल बुक्स वर एट सिक्सेज एंड सेवन्स। तो ऐसे आप बोल सकते हैं खुद भी कि जितने भी मेरे किताब थे सारे एट सिक्सेज एंड सेवन्स थे। और इस तरह भी आप बोल सकते हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एट सिक्सेस एंड सेवन्स, यानी कि मेरे फ्रेंड्स में एक फ्रेंड्स ऐसा है जो हमेशा कंफ्यूज्ड मूड में रहता है, यानी कि कंफ्यूज्ड रहता है, उसको नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये इडियम्स होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड इज वेरी कंफ्यूज्ड, मतलब मेरा फ्रेंड्स में एक फ्रेंड्स ऐसा है जो बहुत कंफ्यूज रहता है। इसमें कोई दम नहीं। लेकिन जब आप इडियम्स का यूज करते हैं ना, तो इडियम्स में कुछ अलग ही डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए हम लोग इडियम्स का यूज करते हैं डेलिब्रेटली, जानबूझकर भी इडियम्स का यूज किया जाता है, ताकि हमारे जो शब्द हैं, हमारे जो सेंटेंस है, उसमें चार चांद लग जाए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, देखो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ बोलते हैं उस बंदे को जिसके पास जिस जो विश्वास पात्र के लायक नहीं होता, यानी कि अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स क्या होता है कि अ वीक कैरेक्टर, यानी कि कोई ऐसा बंदा जिसका चरित्र थोड़ा सा वीक हो, यानी कि जिसका चरित्र थोड़ा गिर गया हो, या जिसने किसी को धोखा दिया हो, तो उसको हम लोग सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, यू आर अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी कि यू आर अ मैन ऑफ बैड कैरेक्टर। तो हम इसको आसानी से बोल सकते हैं कि विश्वास के लायक ना होना, यानी कि अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको आप जानते हैं पर्सनली और जानते हैं कि वो विश्वास के लायक नहीं है, तो उसको भी आप आसानी शब्द में यूज करके बोल सकते हैं कि यू आर अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। नेक्स्ट क्या है, बैग एंड बैगेज। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स है जो कि आपके पेपर में भी आया होगा, आपने बहुत सारे बार देखा होगा कि आपके पेपर में ये आता ही आता है। ये बैग एंड बैगेज जो यूज होता है ना, वो एडवर्ब के तरीके से यूज होता है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, बोरिया बिस्तरा के साथ। कहते हैं कि आपका फ्रेंड आपके घर आ गया, वो भी बोरिया बिस्तरा के साथ, मतलब सारे पोजेशंस को, सारे अपने मटेरियल्स को उठाकर आपके घर पर लाया और रख दिया, वहीं पर रहने वाला। तो उसको क्या बोलेंगे कि वन ऑफ माई फ्रेंड या माई ऑल फ्रेंड्स हैव कम बैग एंड बैगेज, यानी कि सारे लोग बोरिया बिस्तरा के साथ मेरे घर पर आ गए। तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं विद ऑल योर पोजेशंस। ये सिंपल इंग्लिश होती है उसका, और ये होता है तुम्हारा, ये है आपका इडियम्स। तो इडियम्स में भी यूज करिए तभी अच्छा बैठेगा इंग्लिश। जो इसका सिंपल इंग्लिश होता है लिटरल, वो होता है विद ऑल योर पोजेशंस, यानी कि अपने सारे बिलोंगिंग्स के साथ। नेक्स्ट देखते हैं ऑल एंड सनड्राई। देखो ऑल का मतलब भी सब होता है, सनड्राई का मतलब भी सब होता है। तो इसको हम लोग दो वर्ड्स में बना दिए कि ऑल एंड सनड्राई, मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन भी और जो ना, मतलब जो अनइम्पॉर्टेंट होते हैं उनको भी, सारे लोगों को मिला करके एक इडियम से बनाएगा इंग्लिश में, उसको बोलते हैं ऑल एंड सनड्राई। जैसे कभी पार्टी में आप गए होंगे तो वहाँ पर कुछ वीआईपी लोग भी होते हैं, कुछ वीआईपी से बिलो कैटेगरी के लोग भी होते हैं, उन सबको पूछा जाता है पार्टी में, तो उनको हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल एंड सनड्राई हैज़ बीन इनवाइटेड इन द पार्टी। तो इसका मतलब ये क्या होता है कि प्रत्येक लोग, मतलब जो छोटे कैटेगरी के हैं उनको भी और जो बड़े कैटेगरी के लोग हैं उनको भी इनवाइट किया गया है पार्टी में। तो आप सिंपल में बोल सकते हैं सिंपली कि ऑल एंड सनड्राई हैज़ बीन इनवाइटेड इन माई पार्टी। नेक्स्ट क्या है, अगेन एंड अगेन। बहुत ही आसान है ये तो हमेशा यूज होता है, सब लोग इसको यूज करते हैं बार बार। मतलब आई जस्ट कॉल्ड यू अगेन एंड अगेन, आई जस्ट मैसेज यू अगेन अगेन बट यू डिडंट रिप्लाई एनी ऑफ माई मैसेजेस। तो इसको आप आसानी से बोल सकते हैं अगेन एंड अगेन का रिपीटली, मतलब आप किसी चीज़ को रिपीटली करते रहते हैं तो उसको बोल सकते हैं अगेन एंड अगेन। आइए नेक्स्ट इडियम से देखते हैं, बाय हुक और क्रूक। देखो बाय हुक और बाय क्रूक मतलब बाय एनी मीन्स, किसी भी तरह से। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी तरीके से मैं ये चीज़ पालूंगा, मतलब आई विल गेट इट बाय हुक और बाय क्रूक, मतलब चाहे अच्छा तरीके से करूं या बुरे तरीके से करूं, मुझे करना है और मुझे ये चीज़ गेट करना है। तो जब आपके माइंड में ये चीज़ चले कि मोरली और बैडली कैसे आपको कोई चीज़ गेट करना है, ये आपको ना सोचना हो, केवल आपको उस चीज़ को प्राप्त करना हो, तो आप इस भाषा को, मतलब इस इडियम्स को आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं कि आई विल गेट इट बाई हुक और बाई क्रूक। तो इस इडियम्स का आप यूज आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका लिटरल मीनिंग निकाला जाए तो क्या मतलब होगा कि जैसे कुत्ता बिल्ली बरस रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जिसको नहीं पता होता है इडियम्स का मतलब, वो लोग उसका लिटरल ट्रांसलेशन निकाल करके उसका हिंदी निकालते हैं। तो देखो इसका हिंदी क्या होगा, रनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब कुत्ता बिल्ली बरस रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं हो, इडियम्स का मतलब ही होता है कि जो लिखा रहता है उसका वो मतलब नहीं होता है, उसका कुछ सेंस अलग होता है। तो लिटरल ट्रांसलेशन वाले कुछ ऐसे ही मतलब निकालते हैं कि जैसे कुत्ता बिल्ली बरस रहा। कुत्ता बिल्ली नहीं बरसते हैं, एक्चुअली क्या होता है ना कि रनिंग कैट्स एंड डॉग्स का जो मतलब होता है वो ये होता है कि हैवली रेनिंग हो रहा है, मतलब बारिश काफ़ी तेज हो रही है। और व्हेन यू सपोज दैट यू गो आउटसाइड एंड यू सी दैट इट्स raining cats and dogs outside, it means that it's not raining simply, it's just raining cats and dogs means there is a rain outside and it is heavily। तो आप इसको आसानी से कह सकते हैं कि raining heavily मतलब भारी भारी वर्षा हो रही है, काफ़ी तेज वर्षा हो रही है। तो इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं raining cats and dogs। ये इडियम्स होता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब देखो कलर में भी होता है, जैसे पहले पुराने टेलीविजन होते थे ब्लैक भी होते थे, कुछ व्हाइट भी होते थे, वहाँ पर भी इसका यूज होता है। और कुछ तरीके में क्लियर कट का मतलब भी होता है कि स्पष्ट, मतलब कि व्हाट एवर यूर स्पीकिंग प्लीज ट्राई टू स्पीक इन ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब ऐसे तरीके से बोलो जो स्पष्ट हो, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इडियम्स में ब्लैक एंड व्हाइट। यानी इन कलर भी यूज होता है, इन प्रिंटेड और इन रिटन लैंग्वेज और इन क्लियर कट। इसका बहुत सारा मीनिंग होता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज किया जाता है अलग अलग तरीके से। तो एक कॉन्टेक्स्ट में इसको एक तरीके से नहीं समझ सकते, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से इसको यूज किया जाता है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा दूंगा। स्पष्ट यानी कि आपको कोई चीज़ देखना हो, ब्लैक एंड व्हाइट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ वो चीज़ क्लियर एंड कट है, यानी कि कंप्लीटली सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है, अच्छे से है। तो उसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं यस एवरीथिंग वॉज इन ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट क्या है, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। देखो वैसिलेट, वैसिलेट का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है पेंडुलम,
इधर से इधर। कुछ लोगों का काम ही होता है कभी इस साइड तो कभी उस साइड, फिर कभी उस साइड तो कभी इस साइड, यानी कि जो ऑसिलेट करते रहता है। यानी कि अगर देखा जाए तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड का जो मतलब होता है वैसिलेट या हेजिटेशन या हैंग बिटवीन टू पोल्स या हैंग बिटवीन टू थिंग्स, यानी कि कभी कभी अपने ओपिनियंस को बदलते रहते हैं एक चीज़ को लेकर। जैसे मैथ्स, मैथ्स में कुछ लोग कहते हैं नहीं मैथ्स नहीं पढ़ना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं, फिर वही ओपिनियंस बनाएंगे नहीं नहीं मैथ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यूपीएससी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अलग अलग लोग कभी एक ही चीज़ को लेकर दो दो ओपिनियंस रखते हैं, तो उनको हमको क्या कह सकते हैं आसानी आसानी तरीके से ये कह सकते हैं यू ऑलवेज ब्लो हॉट एंड डॉग, सॉरी यू ऑलवेज ब्लो हॉट एंड कोल्ड, मतलब कभी गर्म तो कभी ठंड, यानी कि कभी पॉजिटिव साइड तो कभी नेगेटिव साइड। ऑल द टाइम यू कीप चेंजिंग योर ओपिनियंस, इट मीन्स दैट यू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। तो ये आसानी से आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जो लास्ट वन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा। लास्ट का मतलब क्या है, देखो बॉडी एंड सोल मतलब तन मन से, यानी कि अगर आत्मा से भी और शरीर से दोनों से अगर कोई आपको चाहता है तो उसको बोल सकते हैं कि जस्ट ही लाइक्स मी बॉडी एंड सोल, यस आई डू माई वर्क बॉडी एंड सोल। इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है शरीर और आत्मा से, यानी कि अगर आपको कोई शरीर से भी पसंद करता है और आपको आत्मा से भी पसंद करता है तो इसका मतलब वो आपको बॉडी एंड सोल दोनों से पसंद करता है। इसका एक मतलब और भी होता है कि आप कोई काम करते हैं उसमें आपका बॉडी भी इन्वॉल्व है, यानी कि आप मन से भी कर रहे हैं तन से भी कर रहे हैं, इसका मतलब आप बॉडी एंड सोल दोनों से कर रहे हैं। तो इसका इडियम्स आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, लिटरल मीनिंग इससे भी क्लियर हो जाता है और इसका जो इडियम्स वाला मीनिंग है हिडन मीनिंग उससे भी क्लियर हो जाता है। इंग्लिश टू इंग्लिश में कैसे कहेंगे उसको, टोटली या इन एवरी वे, यानी कि आई लाइक माई वर्क बॉडी एंड सोल, आई लाइक एवरीबॉडी बॉडी एंड सोल। तो इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। तो ये कुछ एडियम्स था, इसके आगे और भी बहुत सारे एडियम्स हैं जो हम आपको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज़ और आपसे फिर से बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर दीजिए अपने बेल आइकन को, ताकि आपको ऐसे ही हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चल रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।